अब आ जाओ फोर्स वाइब्रेशन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। फोर्स वाइब्रेशन का इक्वेशन तुम लोग पहले ही से बात कर चुके थे कि कौन कौन फोर्स काम किया था बेटा, माइनस के एक्स याद कर लेना सब लोग, प्लस माइनस बी इंटू डी वी डी एक्स बाई डी टी एक फोर्स था, और अब एक एक्सटर्नल फोर्स और लगा दिया गया जो एफ नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, और ये m इंटू ए के बराबर है। समझ रहे होंगे सब। यदि आप लोग थोड़े से भी समझदार हैं तो a का मतलब क्या हो गया, v2x बाई dt स्क्वायर। अब तुम भी समझ रहे हो k बाई m इधर आ जाएगा बेटा, v बाई m इधर आ जाएगा, इस टर्म को इधर ले लो तो ये हो जाएगा d2x बाई dt स्क्वायर प्लस k बाई m प्लस v बाई m dx बाई dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर के बाई एम को ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एफ इक्वल टू एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। यही बन गया फोर्स ऑसिलेशन का इक्वेशन। ओमेगा है फोर्स ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, यही तो बता दिए कि पूरा बॉडी की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं लगेगा ओमेगा से। ये पूरा एक्सप्रेशन इसके बराबर हो गया। लिखा कि नहीं भाई? हाँ, अब इसमें बताया गया बेटा ना कि इस इक्वेशन का सलूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन निकाला गया। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन आया वो भी बड़ा अच्छा सा था, उसका जो इसको सॉल्व किया गया और एम्पलीट्यूड निकाला गया। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद करना है बेटा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व हमारे सलूशन हम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ टर्म याद ही करने हैं आपको। इसको सॉल्व करके एम्पलीट्यूड जब निकाला गया तो एम्पलीट्यूड का एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आया। हम लिख रहे हैं, देखिएगा, एफ नॉट बाई एम ब्रैकेट में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा बाई 2m का होल स्क्वायर होल का पावर 1/2। ऐसे लिखोगे पहले। बी ओमेगा बाई 2m में बी ओमेगा बाई m है। कहा गया अब यदि वाइब्रेट करेगा तो इक्वेशन दिखाएगा y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस 5 मान लो, तो a तो एम्पलीट्यूड हो गया, यहां भी होल स्क्वायर होगा। तो ये देखो, ये है फोर्स ऑसिलेशन का इक्वेशन, और जब इक्वेशन होगा तो भाई अब वाइब्रेट होगा तो उसका एम्पलीट्यूड कैसा होगा, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये दिया गया। आ रहा समझ में? हाँ, इसमें फाई का वैल्यू भी पूछा जाता है, तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो tan फाई इक्वल टू नोट करना है सबको, tan फाई इक्वल टू बी ओमेगा बाई यम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये फाई निकल गया इसका एक्सप्रेशन। ये याद करना है केवल, क्योंकि एकाक एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया था, इसलिए हमको ये बताना पड़ जा रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी ने काफी डिटेल में दे रखा है, इसलिए पूरी बातें करनी पड़ी। इसकी बातें भी समझ लीजिए जरा क्या हम बोलना चाहते हैं। अब ये बात कह रहा है कि कब एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यदि डैम्पिंग फोर्स ना हो वहां पर, फिर फोर्स ऑसिलेशन लगाया गया है, फोर्स पीरियोडिक फोर्स लगाया गया, लेकिन डैम्पिंग फोर्स नहीं हो, डैम्पिंग फोर्स नहीं होगा तो b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब b 0 हो गया तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, f नॉट बाई m, यहाँ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 2 है, और b 0 हो गया तो ये पावर 1/2 है जो हट जाएगा 2, और यहाँ निकल आएगा f नॉट बाई m, क्या हो जाएगा ब्रैकेट में बेटा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। एम्पलीट्यूड a इक्वल टू क्या लिखा गया, f नॉट बाई m ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। एम्पलीट्यूड का टर्म लिखा गया f नॉट बाई m ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये एम्पलीट्यूड है, ये बेटा आ चुका है एग्जाम में, यही आया था क्वेश्चन, इसीलिए इसको बताना पड़ा। डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा तो a बराबर f नॉट बाई m ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर उसका एम्पलीट्यूड होता है। लिख लीजिए जरा सब लोग जल्दी से, ठीक है।
हाँ, इसमें एक बात दिखाई दे रहा है, यदि डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा है, डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं है और ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर हो जाए तो एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज हो जाता है। वही हम बताए थे, ओमेगा क्या है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा नॉट क्या है बेटा, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उस बॉडी का वो है। यदि ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर हो जाए तो यहाँ एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट होगा, लेकिन इस केस में एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट नहीं होगा। कहाँ गया, यहाँ पर एक्चुअल में एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट नहीं होगा लेकिन लार्ज हो जाएगा एम्पलीट्यूड। और ये भी दिख रहा है जैसे जैसे बी का वैल्यू डैम्पिंग कांस्टेंट बढ़ता जाएगा, एम्पलीट्यूड जो है वह कम होते जाएगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की भी बात करें तो मैक्सिमम, क्योंकि जब आप कह दोगे ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर है, जिस समय रेजोनेंस हो रहा है ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर है, रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस, उस समय पूछा जाए एम्पलीट्यूड क्या होगा तो रेजोनेंस के समय एफ नॉट बाई एम तो जिंदा है बेटा, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। समझ रहे होगे सब लोग, बी ओमेगा स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ये स्क्वायर 1/2 चल जाएगा। हमें लगता है यहाँ बी ओमेगा बाई एम हो जाएगा और एम भी कट जाएगा, एफ नॉट बाई बी ओमेगा। ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला जब ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर है तो उस समय हम कह सकते हैं बी यदि जितना ज्यादा होगा एम्पलीट्यूड क्या होगा, रेजोनेंस में कम होगा। इसीलिए जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो दिखाते हैं ओमेगा बदलता जाए तो एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा, चेंज होता चला जाएगा। जैसे यदि हम बात करें यदि बढ़िया से तो एम्पलीट्यूड और ओमेगा के बीच का ग्राफ खींचा जाए, एम्पलीट्यूड और ओमेगा के बीच का ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे मिलेगा बेटा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगा एम्पलीट्यूड। हाँ, यहाँ कब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, जिस समय ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर होता है। थोड़ा यहाँ तुम लोग को हम एक माइन्यूट बात कर रहे हैं, जबकि ये तुम लोग के लेवल के लिए जरूरी नहीं है। तुम लोग के लेवल में लोग बोल देते हैं कि जब ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, लेकिन बहुत प्रिकॉशन से बोला जाए तो आपको बता दें जब ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर होता है तो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड लार्ज तो होता है लेकिन मैक्सिमम नहीं होता, बल्कि मैक्सिमम जो होता है जब ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट से थोड़ा सा कम होता है तब मैक्सिमम हो जाता है। एक्चुअल में जो ग्राफ आना चाहिए वो ऐसे आना चाहिए, ए और ओमेगा एक्चुअल ग्राफ ऐसे आना चाहिए था। ये मैक्सिमम होता है लेकिन थोड़ा सा बगल में, जैसे ये ओमेगा नॉट है इसके थोड़े से बगल, थोड़ा सा लेस में, यहाँ ओमेगा नॉट है और यहाँ ओमेगा नॉट है, यहाँ ओमेगा नॉट है, उससे थोड़ा लेस वैल्यू पर ही एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। तो ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट से थोड़ा कम हो तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। जब ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट से थोड़ा कम हो तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं, कब जब ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट से थोड़ा कम हो तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आता है। इस बात का भी आप सब लोगों को ध्यान देना होगा, ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट से थोड़ा कम है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। पर एक्चुअल में बोला जाए ना तो जब ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर होता है उस समय जो वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड होता है वह मैक्सिमम होता है एक्चुअल। लेकिन बेटा हम लोग साधारण क्वेश्चन में ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग साधारण क्वेश्चन मान लेते हैं एम्पलीट्यूड ही मैक्सिमम हो गया आपके लेवल। लेकिन बेटा आप प्रिकॉशन में पूछ दे कि बताओ जब ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो क्या चीज मैक्सिमम है, तो उस जगह बोलोगे क्या चीज मैक्सिमम हो गया बेटा, उस जगह वेलोसिटी का जो एम्पलीट्यूड है वह मैक्सिमम। यदि दिया होगा वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा कंप्लीट कंपेयर टू एम्पलीट्यूड। तो वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड माने जो वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू है, तो वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड एक्चुअल में उस समय मैक्सिमम होता है। ये एकदम प्रैक्टिकली बात। लेकिन हाँ हम लोग अपने थ्योरी में क्या कर देंगे भाई कि उस समय एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल में जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वो ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट से थोड़े कम पर होता है और एग्जैक्ट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पर वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। लिख लिए होगे सब लोग? ये इक्वेशन था बेटा और ये मैंने एम्पलीट्यूड लिख दिया है। जब रेजोनेंस कंडीशन ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर है तो ये टर्म खत्म है और उस समय ये कट कुट के एफ नॉट बाई बी ओमेगा आ गया। यही है एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, ए इक्वल टू एफ नॉट बाई बी ओमेगा, ए इक्वल टू एफ नॉट बाई बी ओमेगा। ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है रेजोनेंस कंडीशन। और जनरल एम्पलीट्यूड तो ये है हमारा, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये है एक्सप्रेशन आपका पूरा किसका,
हाँ पीरियोडिक क्या क्या करते हैं इसको, फोर्स वाइब्रेशन का इक्वेशन। तो हमारे हिसाब से सबको सब बात क्लियर हो जाना चाहिए अब तक। क्या पूरा रिलेशन समझ में आ गया सब लोगों को? अब इसी पर एक क्वेश्चन और देते हैं, करीब करीब सब बातें हो गई है। तो आपको क्या क्या बोले बेटा, ये एक्सप्रेशन याद रख लेना है एम्पलीट्यूड का। हाँ, जब डैम्पिंग फोर्स नहीं है उस समय एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ए बराबर एफ नॉट बाई एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है। कहते हैं जिस समय क्या कहते हो ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर उस समय एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, तो एफ नॉट बाई बी ओमेगा। जब छोटे छोटे फॉर्मूले डायरेक्ट आते हैं, यही दो तीन बातें हैं जो डायरेक्ट है यहाँ। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ गए और कहे बेटा कि अब समझ में आता है कि भाई जब आप फ्रीक्वेंसी बाहर से अप्लाई करते हो तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हो तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है वाइब्रेशन का। जैसे ही फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए जो बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उस समय एम्पलीट्यूड जनरल केस में हम कहते हैं मैक्सिमम हो गया। और उसके बाद यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे फिर एम्पलीट्यूड घटते जाएगा। तो किसी कोई बॉडी वाइब्रेटिंग बॉडी है उस पर यदि बाहर से फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई करते हो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का, तो पहले फ्रीक्वेंसी देते हो तो उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ, एम्पलीट्यूड बढ़ते बढ़ते एक जब फ्रीक्वेंसी इसका और बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी और बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए तो उस समय एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। वैसे मैंने यहाँ एक प्रिकॉशन बताया था कि जिस समय ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर है उस समय मैक्सिमम क्या है, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड एक्चुअली। जो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड देखा जाए तो स्लाइटली लेस पर बराबर, ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट से स्लाइटली लेस हो तब मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो ये एक जबरदस्त पॉइंट है जिसको दिमाग में आप सब लोग रख सकते हैं। अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी amplitude of velocity of a particle, of a vibrating particle is given by A equal to 1 upon small a omega square minus b omega plus c। A equal to 1 upon a omega square minus b omega plus c। A equal to 1 upon a omega square minus b omega plus c when periodic force F equal to F naught sin omega t plus phi applied on particle। When periodic force F equal to F naught sin omega t plus phi applied on particle, find the omega at which resonance occur, find the omega at which resonance occur। अब ध्यान दो, रेजोनेंस कब अकर होगा, तब होगा जब नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाए बेटा, मिनिमम। नीचे वाला वैल्यू मिनिमम, जिस ओमेगा पर नीचे वाला मिनिमम होगा ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो हम लोग इसको अलग से लिख लेते हैं, y बराबर a ओमेगा स्क्वायर माइनस b ओमेगा प्लस c। याद करो मैक्सिमा मिनिमा, हमें जब देखना होता है किस पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा तो इसको ओमेगा के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। dy बाई डी ओमेगा क्या हो जाएगा, 2a ओमेगा माइनस b। ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 ओमेगा आएगा, 2a ओमेगा माइनस b हो जाएगा। dy बाई डी ओमेगा क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही 0 करोगे तो 2a ओमेगा इक्वल टू b हो गया, ओमेगा इक्वल टू b बाई 2a हो गया। अब इस टर्म को डबल डिफरेंशिएट करते हैं, d2y बाई डी ओमेगा स्क्वायर करते हैं तो यह वैल्यू 2a आ जाता है। 2a पॉजिटिव आ गया है
डबल डिफरेंशिएशन में पॉजिटिव आने का मतलब ओमेगा बराबर b/2a पर यह वैल्यू मिनिमा है। यदि यह वैल्यू मिनिमा है मतलब एम्पलीट्यूड वेलोसिटी का मैक्सिमम होगा और आप कह सकते हो यही रेजोनेंस कंडीशन है। इसका मतलब यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, b/2a। यह वह कंडीशन है जहां पर यह एम्पलीट्यूड जो वेलोसिटी का मैक्सिमम होगा और यही रेजोनेंस का ओमेगा या एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। आया समझ में? क्या आप सबको फोर्स वाइब्रेशन समझ में आया है? फोर्स वाइब्रेशन में ही आप कहते हो कि जब बाहर से आप एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाते हो किसी वाइब्रेटिंग बॉडी पर, तो भाई वाइब्रेटिंग बॉडी उस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगता है। जैसे जैसे तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो पीरियोडिक फोर्स का एम्पलीट्यूड भी क्या होता है, उसके वाइब्रेशन का बढ़ने लगता है। जब फ्रीक्वेंसी पीरियोडिक फोर्स का और बॉडी का फ्रीक्वेंसी जो नेचुरल वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा उस समय एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, यही रेजोनेंस। क्लियर हो गया? प्रैक्टिकल भी समझ में आ गया होगा। किसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा भाई? उसका। आप वाइब्रेटिंग बॉडी लगा रहे हैं और कई बॉडी के साथ वाइब्रेट करा रहे हैं, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा उस बॉडी का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यही था फोर्स ऑसिलेशन। पूरी तरह से हमने इसको कंप्लीट कर दिया। दैट्स